तो एआईबी में फेल नहीं होना है मैम, कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का पास करना है। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसी सीक्रेट बता रही हूँ जिससे आप आराम से एआईबी क्लियर कर लोगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर हो, मैं ये चीज़ बता दूं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ हो या फिर आप ज़िंदगी में पहली बार बैराक अभी खोल के पढ़ रहे हो, तो भी आपको यही टेक्निक अपनाना है जो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। ये टेक्निक्स अपनाओगे सही से तो बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो एआईबी का एक ही सीक्रेट है, आपको एग्जाम हॉल में बैठकर बुक से, बेयर एक्ट से सही आंसर ढूंढना आना चाहिए। आप सबको पता ही है एआईबी तो एक ओपन बुक एग्जाम है, तो इसका मतलब क्या है, आपको सारे सेक्शन रट के नहीं जाना है। आपको ये आना चाहिए कि बेयर एक्ट में से सही आंसर, क्वेश्चन सही से पढ़े और सही आंसर कैसे ढूंढे, आपको बस इतना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर के एआईबी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि बैराक से, सिर्फ बैराक से आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो एआईबी में। ठीक है, तो चले वीडियो में। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस जो आप बैराक से आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन्हीं पैटर्न से आपको आराम से पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका 50 to 60 क्वेश्चंस इसी पैटर्न से आएंगे। हम एक एक करके हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बैराक के इंडेक्स से जो क्वेश्चंस आएंगे, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कोई भी बैराक अगर आप लोगे तो उसका एक या फर्स्ट या सेकंड पेज आप छोड़ दो तो आपको क्या दिखेगा? इंडेक्स। इंडेक्स में आपको सारे सेक्शन नंबर्स दिखेंगे जो उस बैराक में कवर्ड है, और उस सेक्शन का जो समरी होता है, जो फ्रेजेस या वर्ड्स बोलते हैं, हमें वो दिखेगा। पूरा बैराक भी नहीं खोलना है, सिर्फ आगे का जो इंडेक्स है उसी से आप एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस कर सकते हो। आपका टोटल 100 क्वेश्चंस में से 10 to 12 क्वेश्चंस आप आराम से सारे बैराक के बस इंडेक्स से आप कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, AIB 16 का क्वेश्चन। एक बार पढ़ लेते हैं और ट्राई करते हैं सिर्फ इंडेक्स से इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर। मैम कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, इस टेक्निक से आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या करें समझ नहीं आ रहा, आप पहले देखोगे ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है? आईपीसी। चारों ऑप्शन में आईपीसी लिखा है, तो आप कौन सा बैराक्ट उठाओगे? आईपीसी का बैराक्ट उठाना है। ठीक है, मैंने ले लिया। अब आईपीसी के बैराक्ट में आपको क्या करना है? सिर्फ इंडेक्स खोलना है। आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पूरा बैराक्ट बैठ के पढ़ोगे एग्जाम हॉल में? नहीं, आपके पास सिर्फ उतना ही टाइम होता है, 1 मिनट 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। तो मैं जाऊंगी फटाफट इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स खोल लिया मैंने, आईपीसी का इंडेक्स। देखो मुझे दिख रहा है 1 2 3, फिर अगले पेज पे 100 और 200, क्योंकि सारे जो ऑप्शंस है ये है 200 सीरीज में, तो मुझे इन्हीं ऑप्शंस को चेक करना है। पूरा बैराक, पूरा इंडेक्स का भी 1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं 200 में गई, 215। अब देखते हैं, अगर आपके पास बैराक है मेरे साथ साथ ये वाला क्वेश्चन का सॉल्व आंसर देखना। ठीक है, 215 पहले देखा, उसमें जो वर्ड्स हैं वो है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। वो वाले वर्ड्स यहाँ के वर्ड से मैच नहीं हो रहे हैं। फिर मैं जाती हूँ नेक्स्ट, 216, उसमें लिखा है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी। अब ये मेरे क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट सेम वर्ड है। देखो, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, सेम वर्ड है, तो मुझे पता चल गया आंसर क्या है, ऑप्शन बी। देखो, बस मुझे क्वेश्चन अगर समझ में भी नहीं आया हो, फिर भी मैंने ये वाला सही लगा दिया, क्योंकि मुझे आ गया हाउ टू फाइंड इट फ्रॉम द बैराक्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ से क्या समझ में आया? कौन सा बैराक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैराक्ट।
कैसे पता चला? क्वेश्चन में ही दिया है, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही है। अब उनका आर्टिकल्स ये रहे, ठीक है। आपके पास बेयर एक्ट है तो खोल लीजिए और सॉल्व करना। अगर आपके पास नहीं है, मैंने इंडेक्स का ही फोटो यहाँ पे लगा दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। सेम ही चीज़ है, यही मिलेगा आपको इंडेक्स में भी, ठीक है। पहले देखते हैं आर्टिकल 21, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर क्वेश्चन में मैम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कुछ भी नहीं है ना। तो ऑप्शन ए जो है रॉन्ग, मैच नहीं हो रहा है। मैच हुआ? नहीं हुआ। अब जाते हैं 21A। 21 है राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन में एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत। जाते हैं ऑप्शन सी 22, आर्टिकल 22। यहां आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये रहा। क्या ये मैच हो रहा है? एग्जैक्टली ये तो एग्जैक्ट मैच है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखो मैच हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 22। देखा, जब भी आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 12 क्वेश्चंस आपका ऐसे होंगे जो वर्ड्स एग्जैक्ट मैच होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस बेयर एक्ट के इंडेक्स से आप आंसर कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये पूछ रहे हैं प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। फिर मुझे हिंट आया, तो मैं अब इस बार कौन से बेयर एक्ट लूंगी? मैं लूंगी सीपीसी का बेयर एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसका आंसर कर सकते हैं सेम, बट इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सीपीसी में थोड़ा सा अलग चीज होता है। पहले आपको मिलते हैं सेक्शंस, जैसे आप बेयर एक्ट खोलोगे आपको मिलेंगे सेक्शंस। फिर थोड़े 3-4 पेज छोड़ के आगे पढ़ते जाओगे आपको मिलेंगे ऑर्डर, ठीक है। फिर हर ऑर्डर के नीचे आपको मिलेंगे रूल्स, है ना। तो जब भी आप बेयर एक्ट खोलोगे सीपीसी का, तो जो स्टार्ट होता है वो होता है सेक्शंस 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। 5-6 पेज जब छोड़ोगे आपको ऊपर दिखेगा ऑर्डर, ऑर्डर 1, और ऑर्डर 1 के अंदर के रूल्स, ठीक है। तो इसीलिए जब क्वेश्चन पढ़ोगे और सीपीसी आपको दिखेगा तो उसके बगल वाला वर्ड भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे उन्होंने रूल लिखा है, ऑर्डर लिखा है या सेक्शन। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं सेक्शन, तो इसलिए मैं खोलूंगी बेयर एक्ट और मैं जाऊंगी सेक्शन नंबर 1 से। पर ऑप्शन में देखो सेक्शन नंबर 1 सब जाना जरूरी नहीं है, हमें पता है। वही देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक और बार मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 91 क्या कहता है? पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग पब्लिक। वर्ड्स है क्या? मैच हो रहा है क्वेश्चन से? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी 89, सेक्शन 89। सेक्शन 89 है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। क्वेश्चन में मैच हो रहा है? हाँ मैम मैच हो रहा है। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, ये रहा आपका। फिर से फ्रेज सेम है कि नहीं? एक सेकेंड, मैं क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो फ्रेज है ये आपको मिलेगा बेयर एक्ट के इंडेक्स में, यही फ्रेज आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट हो रहा हो? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। अगर आपको कुछ भी अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको और क्लैरिफाई कर दूंगी। पर ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले लो, उसका जो बेयर एक्ट का इंडेक्स होता है उसके वर्ड्स आप ऐसे मैच करके आराम से आंसर कर सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। यू आर कॉन्फिडेंट आप 10 to 12 मार्क्स आराम से ले आओगे, है ना। ओके, तो चलते हैं पैटर्न नंबर 2 में। अब आ गया, हमने इंडेक्स से तो कर लिए, अब वो इजी वाले पहले कर लिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या करें मैम? अब नेक्स्ट वाले करोगे जो थोड़े अंदर जाके होंगे, मतलब बेरैक्ट से ही होंगे, पर आपको सिर्फ इंडेक्स नहीं, इंडेक्स के अंदर जो बेरैक्ट होगा उसके वर्ड से आपको मैच करना होगा, ठीक है? वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन। ये कह रहे प्लेंट, अ प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर दिस, ऑर्डर रूल दिस इन क्या? इसमें मैम ये नहीं है आईपीसी सीपीसी, क्या लूँ? मैंने क्या बताया था, ऑर्डर आ रहा है, तो कौन सा बेर एक्ट होगा? ये हो गया आपका सीपीसी। क्यों? हमने पढ़ा था सीपीसी में ही आते हैं सेक्शन, ऑर्डर और रूल्स, ये आते हैं सीपीसी में। तो उन्होंने क्लियरली नहीं दिया क्वेश्चन में कि आपको सीपीसी का बेर एक्ट उठाना है, बट इस वर्ड से आप समझ जाओगे एंड आपको लेना है सीपीसी का बेर एक्ट। चलिए ले लिया मैंने सीपीसी का बेर एक्ट। अब उन्होंने खुद ही बताया ऑर्डर 4 में जाओ, रूल 1 में जाओ, ठीक है? तो मेरे साथ खोलिए। ऑर्डर्स कहाँ होते हैं? थोड़ा पीछे, जैसे इंडेक्स में थोड़ा पीछे हैं तो बेर एक्ट में भी पीछे ही रहेंगे। तो जब सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं फिर स्टार्ट होता है आपका ऑर्डर, और ऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं ऑर्डर 1 से और हमें जाना है ऑर्डर 4 पे, ठीक है? एक और चीज़, जो भी हम सेक्शन नंबर लिखते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, है ना? पर जब ऑर्डर्स लिखते हैं हम रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं ऐसे, ठीक है? तो इसलिए कंफ्यूज भी नहीं होना है, वो खुद बताएंगे सेक्शन और ऑर्डर के नंबर्स हमेशा इस ऐसे होंगे, ठीक है? तो मैं गई ऑर्डर 4 रूल 1 मैंने अपने बेर एक्ट में खोला। अब मैं जाती हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सिंगल कॉपी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, नो फिक्स्ड रूल। तो मुझे ऑप्शन से समझ में आया वो पूछ रहे हैं कॉपी कितने कॉपीज बनाने, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी। तो अब मैं पढ़ूंगी, जब मैं पढ़ूंगी जो रूल 1 है उसमें लिखा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेन इन डुप्लीकेट। अब देखो कौन सा वर्ड मैच हुआ? मेरा मैच हुआ ऑप्शन बी, डुप्लीकेट। यहाँ पे उन्होंने अगर ट्रिप्लीकेट लिखा होता, अगर बेर एक्ट में ट्रिप्लीकेट लिखा हुआ होता तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो बस इसलिए इसके लिए भी मुझे पहले से कुछ पढ़ के नहीं जाना है, वहाँ पे जो लिखा है 2 कॉपी फाइल करना है, 3 कॉपी फाइल करना है, वो रूल में है, मैंने बस वहीं से ये आंसर चुनना है, ठीक है? समझ रहे हो आप? एक और क्वेश्चन देखें। हाँ चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है? ये कह रहे हैं अंडर 82 एंड 83 ये कौन से सेक्शंस हैं? इंडियन पिनल कोड क्वेश्चन में दे दिया। जब क्वेश्चन में दे देते हैं ना मैम, कंफ्यूजन ही नहीं है, आपको पता है क्या उठाना है, आईपीसी फिर से उठाए। एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड करके उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। अब ऑप्शंस एक बार देख लो, क्या दिख रहा है आपको? एज, ये एज के बारे में पूछ रहे हैं। अगर बच्चे का एज क्या होगा तो क्या आपका नतीजा होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे यूजुअल, हम अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, ये सिर्फ 82 83 से नहीं होगा क्योंकि बेर एक्ट के इंडेक्स में इतना डिटेल नहीं होता है ना? तो आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तो अब आप खोलोगे आईपीसी के अंदर सेक्शन 82 83, ठीक है? खोलिए मेरे साथ। अब 82 और 83 में क्या लिखा है? सेक्शन 82 में कहते हैं नो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 years। तो अगर कोई भी बच्चा हो और वो 7 साल के अंदर का हो और वो कुछ भी काम करता है वो ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है? तो आप साइड में लिखते रहना, ठीक है? जैसे ये वाले इंडेक्स वाले क्वेश्चंस तो आसान है, उसके लिए आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ये ऐसे लिख लो 82 क्या कह रहा है? 7 years अंडर, ऐसा करके शॉर्ट नोट क्वेश्चन के साथ लिखते रहो। फिर 83 क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कोई चाइल्ड 7 to 12 years का होता है तो उसका जो मेंटल मैच्योरिटी होती है वो देखते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट बना लो 7 to 12 years, ठीक है? तो इसका क्या देखते हैं? मेंटल मैच्योरिटी देखते हैं, ठीक है? सफिशिएंट मैच्योरिटी है कि नहीं। तो मैंने अब क्या किया, मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ मैंने क्या किया।
क्वेश्चन से आईपीसी का बेयर एक्ट उठाया, फिर 82 83 दिए, तो मैंने पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ 82 और 83 के जो सेक्शंस हैं मैंने वो खोल लिए। अब मैं देखूंगी ऑप्शंस, और मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट नोट बना लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 82 और 83 क्या बता रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहे हैं एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड, वो पनिशेबल के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमें क्या पता पनिशेबल कब होता है, 7 to 12 ईयर्स के बीच में जब कुछ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, इट्स नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, है ना, यही तो हमने पढ़ा था, हैविंग सफिशिएंट मेंटल मैच्योरिटी। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या है, 10 ईयर्स, ये तो गलत है क्योंकि 82 और 83 में कहीं पे भी 10 ईयर्स नहीं आता है। तो ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी सही है, 7 to 12 ईयर्स। ठीक है, समझ गए आप। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो थर्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए आपके कंडीशन बेस्ड। जो भी आप सेक्शन लेते हो उस सेक्शन के कुछ कंडीशंस होते हैं जो उसी सेक्शन के नीचे दिए होते हैं, उस सेक्शन के कंडीशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं ये कहाँ से आया। अब देखो आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन से क्या हिंट मिल रहा है, सेक्शन 82 सीपीसी, ये है आपका हिंट। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है कि कौन सा बेयर एक्ट लूं और इस बेयर एक्ट में कौन सा सेक्शन पे जाऊं, है ना। इससे मुझे, तो ये हो गया मेरा कीवर्ड, इसी से मुझे हिंट मिला इस पूरे को कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो 82 में अब वो कह रहे हैं, ऑप्शंस देखो, टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बेयर एक्ट खोलोगे 82 में, अभी आप देखोगे कि ऐसा कौन से वर्ड्स हैं जो टाइम को सिग्निफाई करते हैं, जो आपको टाइम बता रहे हैं। 82 में बहुत चीजें हैं पर आपको वो सारे कंडीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ऐसा जो कंडीशन है जो टाइम के बारे में बता रहा हो, ऑप्शन में क्या है, टाइम का ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ वही कंडीशन पिक करना है 82 का जो टाइम बता रहा हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 82 सब क्लॉज 2 में आपको ये टाइम के बारे में कंडीशन होता है 3 मंथ्स, वो 82 2 में है। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 3 मंथ्स आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हमने एक कीवर्ड उठाया, उससे हमने ऑप्शंस में से सही टाइम को पिक किया। इसके लिए भी मुझे बहुत पहले से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट से कर लिया मैंने, ठीक है। हाँ, एक और ऐसा क्वेश्चन है आपका आ रहा है सीपीसी से, सॉरी ये कहाँ से आ रहा है, सीआरपीसी से। कैसे पता चला, देखो कीवर्ड, फिर मैंने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, सीआरपीसी। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है, क्वेश्चन ही बता रहा है मुझे, सेक्शन 109। तो अब मैं क्या करूंगी, अब जाऊंगी मैं फिर अपना बेयर एक्ट उठाऊंगी और अब इस बार सीआरपीसी का 109 मैंने खोला है। अब ये भी देखो ऑप्शन फिर टाइम का ही है। अब 109 में बहुत कंडीशंस हो सकते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 109 में जो टाइम का लिमिटेशन है वो है 1 ईयर। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। समझ रहे हो, थोड़ा फास्ट पिकअप कर रहे हो कैसे करना है। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हैं, और ये जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ इससे आई होप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एग्जाम में ये कर लूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गिव इट अ लाइक एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। और जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल में है, तो वहाँ से भी आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हमने 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस देख लिए, अब जाते हैं चौथा कैटेगरी में। और ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं। मैम इलस्ट्रेशन क्या होता है, देखिए कोई भी जो बेयर एक्ट होता है ना, बेयर एक्ट में सेक्शंस होते हैं और सेक्शन के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स मैम, ऐसे वो ना बेयर एक्ट का ही पार्ट होता है और वो एग्जाम्पल्स उसी सेक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वो ही सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वो वाले इलस्ट्रेशंस लगाए हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही टफ है, जबकि ये क्वेश्चंस आप बेयर एक्ट से कर सकते हो। जैसे ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो एक
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं समझाती हूँ कैसे उसको डील करना है। ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स, ठीक है, ए places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if he leaves the building। क्या मतलब हुआ? Z है, Z एक बिल्डिंग के अंदर है और A Z को धमकी दे रहा है कि अगर तुम निकलोगे, अगर बिल्डिंग से निकलोगे तो मैंने आदमी यहाँ पे, मेरे आदमी है यहाँ पे और वो तुम पे गोली चला देंगे। ठीक है, वो समझा रहा है। ठीक है, ही टेल्स, ये है केस उन्होंने जो समझाया है। अब वो पूछ रहे हैं ए कौन सा ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। मैम ये तो मुश्किल है ना, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बताती हूँ एक ट्रिक। देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे जो अगर ठीक से देखोगे ना, यहाँ पे दो ही ऑफेंसेस है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, बोथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो जो भी हो आपको बैरक से ये देखना है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहाँ आते हैं। अब मैं ये कैसे ढूंढूंगी? पूरा बैरक पलटना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो पूरे पेजेस पलट के। आप जाओगे इंडेक्स पे, ठीक है, सेम इंडेक्स पे ही जाओगे और इंडेक्स से आप ढूंढोगे अच्छा ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ आता है। तो जैसे आप पलटते रहोगे आपको 339, 340, 341 ये सेक्शन इंडेक्स में आपको दिख जाएगा, वो हो गया आपके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया 339 एंड 340, ये मेरे लिए रेलेवेंट है। 339 एंड 340 मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं जाऊंगी वो वाले सेक्शन पे। ठीक है, फटाफट फटाफट चलो चलो चलो, इसी में टाइम लग जाता है ना पलटते पलटते। देखो आपसे बात करते मैंने ज़्यादा पलट लिया है। कहाँ हो गया ये? 339। हाँ चलो, 339 पे इलस्ट्रेशंस है और फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है 339 के नीचे सेक्शन से थोड़ा आगे पढ़ोगे ना, 4-5 लाइन छोड़ के, वहीं पे आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। 339 का जो इलस्ट्रेशन है वो कहता है ए obstructs a path along which Z pass। तो वर्ड्स जैसे मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, फर्स्ट लाइन मैच किया, वो फर्स्ट लाइन इससे मैच हो रहा है नहीं, इसमें है फर्स्ट लाइन ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स और इसमें अलग है। तो मुझे पता है दैट 339 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, मुझे कैसे पता? क्योंकि इलस्ट्रेशन मैच नहीं हुआ है। ठीक है, 339 का जो इलस्ट्रेशन है वो मैच नहीं हुआ है, तो 339 करेक्ट आंसर नहीं है। अब मैं जाती हूँ 340। 340 क्या कह रहा है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फिर उन्होंने सेक्शन समझाया और सेक्शन के नीचे इलस्ट्रेशन है और उसका जो सेकंड इलस्ट्रेशन है उसमें वर्ड्स देखो, ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स। मैच हो रहा है? हाँ मैम मैच हो रहा है, सेम ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स। अब आगे पढ़ोगे सेम एग्जैक्ट सेम वर्ड्स हैं जो आपका इलस्ट्रेशन में है वो क्वेश्चन में है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? 339 जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है वो सही आंसर नहीं है, 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सही आंसर है, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन के वर्ड्स 340 से मैच हुए। तो मुझे पता है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। चलो हो गया, ये भी मैंने ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने वो भी थोड़ा टाइम लगा स्टेप बाय स्टेप ढूंढने में, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा, पर मैंने कर लिया। ठीक है, तो अगर आप ये चारों टाइप के क्वेश्चंस आंसर करोगे तो आपके तो 60% मार्क्स आ गए। अगर आप इतना ये वाले क्वेश्चंस नहीं भी किए, फर्स्ट 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस कर लिए, तो वहीं पे आपके 40 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे AIB के लिए और आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। ठीक है, कुछ भी और डाउट्स हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना।